हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सर्कल HZB। जैसा कि मैंने पहले आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स चैप्टर है उसका सेकेंड पार्ट का वीडियो अपलोड करूँगा। तो मैं आज वो आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप का मीनिंग, उसका डेफिनीशंस, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप और राइट्स ऑफ ए पार्टनर टॉपिक को डिस्कस किए थे। पर आज हम लोग उसके आगे का जो पार्ट है वो है पार्टनरशिप डीड। इस पर डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप डीड को हिंदी में साझेदारी संलेख कहा जाता है। सबसे पहले इसको पढ़ करके देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है, अ रिटेन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब ये है कि यह एक लिखित दस्तावेज है जिसे साझेदारी संलेख कहा जाता है और इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। इट मे बी रिटेन और ओरल बट ड्यू टू अनसर्टेनिटी इट मस्ट बी रिटेन। कहता है कि ये मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, पर लिखित होना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पार्टनरशिप डीड में किन बातों का उल्लेख होता है वो नीचे ये पूरा 1 से लेकर के 19 तक, 1 to 19 तक यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आखिर पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों को रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट में है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। ये तो बहुत ही कंपल्सरी चीज़ है कि जब तक सबसे पहले फर्म का नाम और उसका पता होना चाहिए। नेम एंड, सेकेंड पॉइंट में आप देख सकते हैं नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, ये वाला पॉइंट। थर्ड में क्या है, द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म प्रपोजेज टू डू। कौन बिजनेस जो होगा उसकी प्रकृति क्या होगी वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, ये भी होना चाहिए क्योंकि जो पार्टनर्स अपना अपना पूंजी का योगदान दिए हैं फर्म में वो लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि भविष्य में ये ना कहे कोई पार्टनर कि हम इतना ज़्यादा आपसे दिए थे या आपसे कम दिए थे। जो भी दिए हैं वहाँ पर मेंशन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 5वां पॉइंट में है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन एंड ड्राइंग एक्सेट्रा। अब किस दर से पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, किस दर से ऋण पर ब्याज दिया जाएगा और किस दर से आहरण पर ब्याज लिया जाएगा, इन सारी बातों का उल्लेख भी पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, ये वाला भाग। इसमें लिखा हुआ है द अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर्स फॉर ड्राइंग्स एंड द टाइमिंग ऑफ सच ड्राइंग्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इसमें मेंशन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टनर ड्राइंग्स कब करेगा और कितना अमाउंट तक करेगा ये पहले से तय होना चाहिए। नहीं तो प्रत्येक पार्टनर चाहेंगे कि फर्म से जितना ज़्यादा पैसा हो हम निकाल लें और कभी भी निकाल लें, तो इससे आपस में पार्टनर्स के बीच विवाद भी हो सकता है। फर्म का कैपिटल
रिड्यूस भी हो सकता है, और आपस में एक होड़ मच जाएगी कि वो पार्टनर इतना पैसा विड्रॉ किया है तो हम भी इतना कर लें। इसलिए पहले से टाइमिंग एंड अमाउंट जो है वो पहले से लिखा हुआ होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर फर्म से कितना अमाउंट और कब पैसा ड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट सेवन नंबर जो पॉइंट है उसमें ये है कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जो ख्याति होती है उसका वैल्यूएशन किस मेथड से किया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन मुख्यतः 4 मेथड है, उसके लिए चारों पद्धति से किया जा सकता है। पर जो फर्म है उसमें पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है ये तो पहले से तय होना चाहिए। और वैल्यूएशन जो होता है गुडविल का वो जनरली किसी पार्टनर के आगमन पर होता है या किसी पार्टनर के रिटायरमेंट पर होता है। तो दोनों ही सिचुएशन में ये पहले से फिक्स होना चाहिए। नंबर जो 8 पॉइंट है, 8वां नंबर जो पॉइंट है उसमें जो है ये है कि प्रॉफिट जो है शेयरिंग रेशियो क्या है। अगर विवाद होता है तो ज़्यादातर विवाद तो इसी कारण से होता है कि लाभ को कैसे बांटा जाए, तो ये भी पहले से मेंशन होना चाहिए। और जो 9वां पॉइंट है वो है सैलरी कमीशन इट इज पेबल टू पार्टनर्स। ऐसा होता है कि कुछ पार्टनर चूँकि ज़्यादा फर्म में मेहनत करते हैं तो उनको अलग से कुछ सैलरी या कमीशन वगैरह दिया जाता है, तो वो भी पहले से ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर लेना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 10वां पॉइंट में देख लेते हैं क्या है। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो ज़्यादातर 12 मंथ का होता है। लेकिन अगर कोई फर्म अपना इस अकाउंटिंग पीरियड को चेंज करना चाहती है, यानी क्वार्टरली या 6 मंथ पर, तो वो अपना इस पार्टनरशिप डीड में उस पॉइंट को मेंशन कर देती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो 11 है उसमें क्या है, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट्स। किस मेथड से रिकॉर्ड किया जाएगा फर्म के खातों को, वो भी लिखना है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या अकाउंट्स में जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शंस को, उसका अलग अलग मेथड होता है। तो हाँ, होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम से भी किया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम से भी किया जाता है, कैश बेसिस से किया जा सकता है, एक्रूअल बेसिस से किया जा सकता है। तो ये सारा चीज़ जो है उसमें मेंशन हो जाना चाहिए। और ये वाला पॉइंट 12 नंबर में क्या है, ऑडिटिंग। खाता बही की जांच जो है कैसे होगा, किनके द्वारा होगा, ये सब भी मेंशन वहाँ हो जाना चाहिए। इस प्रकार और भी पॉइंट्स हैं, जैसे 13 नंबर में जो पॉइंट है, 13 नंबर में ये वाला जो पॉइंट है उसमें है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ये भी तिथि जो है लिख देना चाहिए कि कब से पार्टनरशिप को शुरू किया जा रहा है। फिर क्या है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप कब तक चलेगा उसकी भी एक समय सीमा निर्धारित हो जानी चाहिए। 15 नंबर पॉइंट में क्या है, प्रोड्यूसर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। नहीं, गलत हम पढ़ गए, प्रोसीड्योर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म का विघटन कैसे होगा इसके बारे में भी उसमें लिख देना चाहिए। बैंक अकाउंट्स कैसा होगा, बैंक अकाउंट्स में सारा डिटेल देना पड़ता है कि वो ज्वाइंट होना चाहिए या किस प्रकार से, किनके हस्ताक्षर से पैसा निकलेगा। सारे पार्टनर्स का हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा या कुछ पार्टनर्स के हस्ताक्षर से भी पैसा निकल जाएगा। ये सब चीज़ मेंशन कर देना चाहिए। रूल्स टू बी अलाउड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर आता है
तो कौन कौन से नियम उस पर लागू होंगे। 18वां पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें है रूल्स टू बी अलाउड वाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट। ठीक उसी प्रकार से जैसे एडमिशन के समय कौन सा रूल लागू होगा, उसी प्रकार से रिटायरमेंट के समय कौन सा रूल लागू होगा वो भी मेंशन होना चाहिए। फिर है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अगर किसी कारण से कोई झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए आपस में, उसका निपटारा कैसे किया जाएगा, उस विवाद को किस कोर्ट में सुलझाया जाएगा या पंचों के माध्यम से सुलझाया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। अब जो हम लोग ये 19 बातों का जिक्र कर रहे हैं जिनका पार्टनरशिप में उल्लेख होना चाहिए, अब मान लीजिए कोई फर्म 10 ही बातों का उल्लेख करता है इसमें से, तो वो उसकी मर्जी है। कोई ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड रूल है कि इतने ही यानी 19 बातों का ही होगा। कोई ऐसा भी फर्म हो सकता है जो इससे ज़्यादा पॉइंट्स को भी उसमें मेंशन कर सकता है। पार्टनरशिप डीड एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जिससे फर्म को चलाया जाता है। जिस प्रकार कंपनी को चलाने के लिए भी मुख्य 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर प्रोस्पेक्टस है, उसमें और भी चीज़ होता है। तो ठीक उसी प्रकार से फर्म को चलाने के लिए ये पार्टनरशिप डीड बहुत ज़रूरी है, जिसे प्रत्येक फर्म को रिटेन रूप में बना लेना चाहिए, मतलब लिखित रूप में बना लेना चाहिए। अब अगला जो टॉपिक है उसमें ये है रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलिए मान लेते हैं कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पार्टनरशिप डीड बना लेना चाहिए, तभी पार्टनरशिप आगे अच्छे तरीके से चल पाता है। लेकिन ये बात भी तो है कि पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी भी नहीं है। अगर कुछ पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग फर्म तो शुरू करेंगे लेकिन बगैर पार्टनरशिप डीड को बनाए हुए भी वो फर्म को चालू कर सकते हैं। अब मान लीजिए चारों पार्टनर में काफ़ी अच्छा तालमेल था, काफ़ी आपस में विश्वास था, इस वजह से उन्होंने पार्टनरशिप डीड के बगैर फर्म का संचालन शुरू कर दिया, और भविष्य में किसी वजह से उन लोगों में कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो ऐसा सिचुएशन में विवाद का निपटारा कैसे होगा। यानी पार्टनरशिप डीड तो उस समय साइलेंट रहेगा, यानी पार्टनरशिप डीड तो बनाया ही नहीं गया है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ रूल्स मेंशन किए गए हैं, जिनमें से 6 प्रमुख रूल्स यहाँ पर दिया गया है कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फर्म में कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, मतलब कौन सा रूल लागू होगा। जैसे नंबर 1 का जो पॉइंट है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में दिया गया है। तो भाई पहले से तय नहीं हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट या जो लाभ और हानि है उसको कैसे शेयर किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब विवाद होगा तो ऐसी स्थिति में एक्ट के अनुसार सभी में लाभ एवं सभी पार्टनर्स के बीच लाभ एवं हानि का बंटवारा बराबर बराबर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स।
उसके आगे क्या है? उसके आगे ये है कि किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट जो है आहरण पर नहीं लिया जाएगा। नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। किसी भी प्रकार का जो ब्याज है आहरण पर साझेदारों से, क्योंकि साझेदार लोग ही तो आहरण करते हैं, तो उनसे कोई भी ब्याज लिया नहीं जाएगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है उसमें है सैलरी टू ए पार्टनर। इसमें भी किसी भी प्रकार का जो है वेतन साझेदार को नहीं पेमेंट होगा। नेक्स्ट में है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये एक पॉइंट है जो ज़्यादातर याद करने की ज़रूरत है, जिसमें लिखा हुआ है कि मतलब इंटरेस्ट 6% पर एनम जो है अलाउड है। यानी कोई भी पार्टनर्स अगर फर्म को लोन दिया है तो उसके बदले में उसे 6% सालाना की दर, मतलब सालाना मिलना चाहिए उसको। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तो भी मिलना चाहिए उसको। फिर क्या है, अगला पॉइंट क्या है? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो इसमें क्या है, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। ये तो ऐसे भी रूल है कि पार्टनर्स के कंसेंट के बिना फर्म में किसी को नहीं रखा जा सकता है। जो अदर पार्टनर हैं अगर जब तक वो सहमति नहीं प्रदान कर देते हैं तो किसी भी न्यू पार्टनर्स को फर्म में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग ये टॉपिक भी अब समझ गए कि अगर फर्म फर्म ने अपना पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो ऐसी परिस्थिति में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो का आपका नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल के लिए यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो।